नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। यूरोपियन यूनियन के अंदर एक चर्चा है और चर्चा इस बात की है कि यूरोपियन यूनियन के 45 करोड़ लोग अपने लिए 72 घंटे का खाना, पानी, दवाइयां और जरूरी सामान साथ रख लें। अब जब इस तरह की बात आए और वो भी यूरोपियन यूनियन के कमिश्नर के द्वारा, जो कि क्राइसिस मैनेजमेंट का ही काम संभालते हों, उनके इस मैसेज के बाद में कयास लगने तो बनते हैं। कयास इस बात के कि क्या यूरोपियन यूनियन किसी बड़े अंदेशे की तरफ इशारा कर रही है। 72 आवर्स का ऐसा क्या प्रोटोकॉल है जिसकी तैयारियां चल रही हैं। हेडलाइंस तो यहां तक बनती हैं कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। ऐसी बातें न्यूज के अंदर बनने लगती हैं जब खबरें लिखती हैं कि यूरोपियन यूनियन अर्जेस सिटीजन्स टू स्टॉक पाइल सप्लाईज टू लास्ट 3 days इन केस ऑफ क्राइसिस। इस तरह की न्यूज का आना लोगों के बीच में एक आशंका पैदा कर देता है कि क्या यूरोप को कुछ ऐसा पता चल गया है जो आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ी दुर्घटना की तरफ इशारा कर रहा हो। ऐसे में फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा इस तरह से कवर किया जाने लगता है कि लोग अपने जरूरी सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिए हैं और ऐसे में स्थितियां आगे किस और इशारा कर रही हैं उस पर कयास लगाए जाने शुरू हो रहे हैं। कयास में आप और हम जब भी ये टाइटल देखे होंगे तो पहला ही थॉट ये आया होगा कि भाई अल्टीमेटली यूरोपियन यूनियन का रूस के साथ कुछ झमेला होने वाला होगा। यही एक सबसे बड़ी थॉट बनती है। और जब ये थॉट बनती है तो इसके सेकंड थॉट ये बनती है कि भाई उसका तो वो अंकल सैम जो अमेरिका है वो समझौता कराने आए थे रशिया और यूक्रेन का। क्या हुआ? समझौता नहीं हुआ क्या? ये सेकंड थॉट निकल कर आती है। समझौते की खबर तो हम लोगों ने आपके साथ सेशंस में डिस्कस भी नहीं की। क्यों नहीं की? समझौता हुआ भी और नहीं भी हुआ। असल में 25 मार्च के आसपास एक समझौते का डॉक्यूमेंट आया था। उस डॉक्यूमेंट का कोई मतलब ही नहीं निकला। अमेरिका की जो बेइज्जती हुई, जो पुतिन ने ट्रंप की बेइज्जती की, वो देखने दिखाने लायक थी। तो हमने उस विषय को ज्यादा डील में लिया नहीं था। हमने कहा समझौता कुछ हुआ नहीं, छोड़ देते हैं। तो कुल मिलाकर के यूरोपियंस को अब ये डर लगने लगा है कि पुतिन को जो ट्रंप का डर दुनिया दिखा रही थी, ट्रंप खुद डर कर बैठे हैं पुतिन से। ऐसे में क्या पुतिन अब अमेरिका को किनारा करते हुए अपने हौसलों की तरफ और तेजी से आगे बढ़ेंगे? यही सवाल, बड़े सवाल मच जाते हैं और बने हुए इन सवालों को लेकर लोग ईयू की जो प्रिपेयर्डनेस है, जो क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए है, उसकी बात करने लगते हैं। हज्जा लाबीब करके कमिश्नर हैं इनकी, जिनके द्वारा यह जानकारी ईयू की वेबसाइट पर, यूरोपियन कमीशन की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। ईयू प्रिपेयर्डनेस यूनियन स्ट्रेटेजी टू प्रिवेंट एंड रिएक्ट टू इमर्जिंग थ्रेट्स एंड क्राइसिस। और यहां पर बकायदा चर्चा की गई है कि क्या क्या तैयारियां की जाएं। सिविल मिलिट्री कॉर्पोरेशन किस तरह से होगा, कैसे हम लोग कैपेबिलिटीज को इंश्योर करेंगे, पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन को कैसे इंश्योर करेंगे एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। तो ये लोग इस बात को लेकर के कि कैसे कैसे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन को लेकर के काम किया जाएगा, ये चर्चाएं फिलहाल के लिए बड़ी चर्चाएं बन रही हैं। अब ये चर्चाएं बड़ी चर्चाएं बन रही हों और इतना बड़ा, मतलब एक ग्रुप, दुनिया का जो सबसे बड़ा ट्रेड ग्रुप कहा जा सकता है, जो कि अभी तक ऑफिशियली चल रहा है, उसके द्वारा इस तरह की चर्चाएं लोगों के अंदर चिंता तो भरती हैं। अब ये चिंता भरती हैं तो चर्चा है कौन से देश हैं ऐसे। तो इस समय यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं। पहले 28 हुआ करते थे, ब्रिटेन के होने के बाहर होने के बाद, जिसे आप ब्रेग्जिट कहते हैं। अब ये 27 रह गए, पहले 28 थे। अब देश में ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, मतलब इसमें बड़े देश, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश भी इसके अंदर यूरोप के शामिल हैं। ये हजदा लहबीब का वो वीडियो है जिसकी वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। इन्होंने अपनी तरफ से ये बात कही कि 450 मिलियन सिटीजन्स, 450 कारण हैं तैयारी रखने के। आज हमें ईयू प्रिपेयर्डनेस स्ट्रेटजी पर चर्चा करनी होगी। हमें अपने साथ में एक ऐसा किट रखना होगा जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी हो, जिसमें आपके जो भी जरूरी सामान है वो रखे जाएं। आपके चाहे ग्लासेस की बात हो या फिर खाने के सामान की या पीने के पानी की, मोबाइल बैटरी की, मोबाइल चार्जर की, साथ में जो भी दवाइयां हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपके बैग में होनी चाहिए। वो बकायदा इन्होंने अपने स्तर पर लोगों को अवेयर करते हुए एक बैग के अंदर क्या क्या होना चाहिए, इतना ही नहीं, अपने हाथ में एक नाइफ जैसी चीज भी होनी चाहिए ताकि वो इमरजेंसी सिचुएशंस में काम आ सके। इनकी इस जानकारी के बाद लोगों ने इस पर प्रतिक्रियाएं देना शुरू किया, क्योंकि ये लोगों को जानकारी देना चाह रही हैं लेकिन
उसको बड़े ही लाइट अंदाज में देने का प्रयास कर रही हैं। इस तरह नहीं कि भाई तुरंत तैयार हो जाओ, युद्ध होने वाला है। इन्होंने कहा नहीं, एक 72 आवर्स के किट तैयार कर लो, पता हो कि आपके पास उसमें क्या क्या होना चाहिए। इनकी इस बात पर लोगों ने प्रतिक्रिया देना शुरू किया। लोगों ने कहा कि इंटरेस्टिंग है कि ये लोग तैयारी करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इन्हें क्या वाकई में ये पता है कि 45 करोड़ लोग अगर 3 दिन का सामान एक साथ स्टॉक रखने लगे तो कितनी स्थितियां बिगड़ जाएंगी। अखबारों में हेडिंग छपने लगी कि भाई ऐसी स्थिति में क्या ये वाकई में तैयार हैं कि ये 3 दिन का स्टॉक सबके लिए रख लें। लोग तरह तरह के वीडियोस मीम्स डालने शुरू किए कि कोई बताए तो सही हमें क्या क्या चाहिए। कई जगह तस्वीरें आने लगी, क्या हमें गन भी इकट्ठी करके रखनी है, गुलेल इकट्ठी करके रखनी है, युद्ध की तैयारी करनी है, हमें बताओ तो सही चाहिए क्या। खैर, इन सभी चीजों के बीच में बड़ा सवाल यह आया कि यह स्टेटमेंट अल्टीमेटली देने की नौबत ही क्यों आई, और नौबत क्यों आई उसके पीछे आप आकर खड़े हो जाते हैं। आप आकर खड़े हो जाते हैं, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूं, और वो क्या है। देखो, दुनिया ने ना अभी जब से ट्रंप आए हैं, ट्रंप का इनके साथ झगड़ना देखा था। तब यह माना जा रहा था कि ट्रंप जितना कॉन्फिडेंस के साथ में इनको धमका रहे हैं, जेलेंस्की को धमका रहे हैं, उतना ही कॉन्फिडेंस से पुतिन से भी कहेंगे कि भाई तुम युद्ध बंद कर दो। अब इस कॉन्फिडेंस को ही देखने के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। ट्रंप ने पूरी दुनिया में इनको झड़का करके यह माहौल बना लिया था कि मैं सुप्रीम अथॉरिटी हूं, मुझसे सबको डर लगता है। इस टेबल पर बिठा बिठाकर उन्होंने बहुतों को धमकाया है, इस चेयर पर बिठा करके। ऐसे में ट्रंप की उम्मीदें थी कि वो जब पुतिन से बात करेंगे तो पुतिन डे वन में ही कहेंगे कि आपने मेरे लिए इतना संघर्ष कर लिया तो बेहतर है कि मैं आपकी बात मान ही जाता हूं। अब इनको धमकाने के तुरंत बाद ट्रंप ने एक कदम और आगे उठाया, और वो यूरोपियन यूनियंस को धमकाने का था, इन कंट्रीज को धमकाने का था। और इनको बार बार वो एक ही चीज पूछ रहे थे कि क्या तुम मेरे बिना रूस से लड़ पाओगे, क्या तुम मेरे बिना नाटो के अंदर रह पाओगे, क्योंकि नाटो के अंदर तुम अपनी जीडीपी का 5% भी खर्च नहीं कर पाते हो, तो क्या तुम्हारा सर्वाइवल मेरे बिना हो पाएगा। इस तरह के प्रश्न पूछ पूछ कर इन्हें ह्यूमिलिएट किए जा रहे थे। ऐसे में ये बेचारे सारे के सारे यूरोपियन यूनियन के सो कॉल्ड कभी अब्बा लब्बा डब्बा जो हुआ करते थे, ये सब इकट्ठे हो गए और इनने कहा कि यार बड़ी बेइज्जती हो रही है। हालत ये है कि अमेरिका आज हमें साइड में छोड़कर खड़ा हो जा रहा है। ऐसे में इन लोगों ने मिलना जुलना शुरू किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब से ट्रंप और यूक्रेन के जेलेंस्की का वो संवाद हुआ है, उसके बाद से ये 4 बार मिल लिए। कौन लोग? यूरोप के सारे लोग। ये आप खबर देख रहे हैं, कल की है, 27 मार्च की खबर है। 27 मार्च की खबर है, चौथी बार यूक्रेन को लेकर मीटिंग हुई है यूरोपियन नेताओं की। पेरिस के अंदर मीटिंग हुई है और यहां पर चर्चा ये हो रही है कि हम यूक्रेन की मदद कैसे करें। अधर से उधर जो ट्रंप है वो इनको धमकाए पड़े हैं, और धमकाकर एक ही लाइन कह रहे हैं कि देखो, अगर तुम लोगों को यह लगता है कि इकोनॉमिकली तुम अमेरिका को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हो, तो कनाडा वालों और यूरोप वालों ये जान लो कि मैं तुम्हारे ऊपर और ज्यादा टैरिफ लगा दूंगा। मतलब इन लोगों को उसने बिल्कुल मथ के रख दिया है। मथ के ऐसे रख दिया है कि इनको एहसास करा दिया है कि एक समय दुनिया पर तुम लोगों ने कहर बरपाया था, अब तुम्हारा समय है पीड़ित होने का। ये वही यूरोप है ना जिसने दुनिया को गुलाम बनाकर रखा था। आज इन लोगों की उसने हालत खराब कर रखी है, और हालत इस तरह से खराब कर रखी है कि बेटा देखो, तुम्हारे साथ में अगर एक पल के लिए भी यूक्रेन के पक्ष में तुम्हारे मन में सिंपैथी आती है तो डरो मत, सिंपैथी दिखाओ, लेकिन मेरे खिलाफ तुम्हारे अंदर अगर थोड़ी सी भी भावना आती है कि अमेरिका को नुकसान पहुंचाना है इकोनॉमिकली, मैं हालत खराब कर दूंगा। भाई इनको इस तरह से वो धमकाए चल रहा है। साथ ही साथ यूक्रेन से कह रहा है कि भाई देखो, तुम यूरोप के लफड़े में मत फंसो, अगर फंस गए तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तो कुल मिलाकर के ट्रंप ने उधर यूक्रेन को धमका रखा है, यूरोप को धमका रखा है। चलो कोई बात नहीं, ट्रंप बड़े आदमी रहे होंगे, ट्रंप ने बहुत सारे लोगों को एक साथ जो कहना था वो कह दिया होगा। लेकिन असली बात अब यह थी कि ट्रंप इतना सब जो कर रहे थे उसके पीछे लोगों को लग रहा था कि जब पुतिन से बात करेंगे ना तो कम से कम युद्ध तो रुकवा ही देंगे। अब पुतिन से बात करने की चर्चा हुई कि साहब पुतिन से बात हुई क्या कोई आपकी? हाँ, इन्होंने टेलीफोन किया भाई को कि हाँ भाई सुनो, तुम तक ये न्यूज़ तो पहुंची गई होगी कि मैंने जेलेंस्की को धमका दिया है। यूरोप के देशों को तो बिल्कुल ही एकदम खींच के रख दिया है। एक से मैंने ग्रीनलैंड मांग लिया है, और मैंने ब्रिटेन से तो कह दिया है कि रशिया का डर दिखता नहीं है, कि मैंने उन सबका कॉन्फिडेंस हिला दिया है। नाटो से निकलने की मैंने धमकी दे दी है, जो तुम चाहते थे मैंने सब कर दिया, अब बताओ क्या चाहते हो। पुतिन की कहानी साहब अल्टीमेट हुई। ट्रंप ने फोन मिलाया। अब आप बिल्कुल ऐसे समझें कि आपने फोन मिलाया, पता है कि आपसे आज फोन पर बातचीत होनी है, आपने फोन पे दूसरी तरफ कहा कि भाई साहब लाओ पुतिन से बात करा दो, तो सर अभी वो मीटिंग में बिजी हैं। ये लिटरली हुआ है। ट्रंप ने पुतिन को कॉल किया, उधर से जवाब आया कि पुतिन मीटिंग में बिजी हैं, वो अपने देश के व्यापारियों की मीटिंग ले रहे हैं।
आप कृपया 1 घंटे बाद ट्राई कीजिएगा। इंटरेस्टिंग है कि ट्रंप को पुतिन ने 1 घंटे वेट कराया। ये न्यूज बनी और न्यूज इस तरह से बनी कि पुतिन ह्यूमिलिएट्स ट्रंप, कीप्स यूएस प्रेसिडेंट वेटिंग फॉर ओवर एन आवर, और इस वजह से बहुत जबरदस्त गुस्सा फूट पड़ा यूरोपियंस का और अमेरिकन का ट्रंप के ऊपर कि तुम हमारे सामने हीरो बन रहे थे, सामने वाले ने वेट करा दिया फोन पर कि रुको बात करते हैं यार, थोड़ा वेट करो। पुतिन केप्ट ट्रंप वेटिंग फॉर एन आवर फॉर सीज फायर फोन कॉल। इससे आप अंदाजा लगाइए। अच्छा, और इंटरेस्टिंग बात, ये तो हाल तब था जब उसे पता था कि ट्रंप का फोन आएगा। आगे क्या हुआ वो और सुनो, वो और इंटरेस्टिंग है। पुतिन को बकायदा बीच में ये याद दिलाया गया कि सर वो उनका फोन आ रहा है। इस बीच में वो ट्रंप से बातचीत से ठीक पहले अपने उद्योगपति और व्यापारियों से बात कर रहे थे। उस समय कहा जाता है कि 4 बजे के आसपास होस्ट और पुतिन के साथ में अलेक्जेंडर शौकिन नाम का व्यक्ति अपनी घड़ी देखकर पुतिन से कहता है कि सर वो कॉल 6 बजे से पहले होनी है। इसमें क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने ट्रंप से बातचीत के वक्त की तरफ जैसे इशारा दिया। इस पर हंसते हुए पुतिन ने कहा, उसकी बात मत सुनो। ये जो अंदाज था, असल में वो कहना चाह रहा था कि ट्रंप इंतजार कर रहा है, लेकिन पुतिन ने इसी अंदाज में अपने एम्प्लॉय की बात बोलते कि मत सुनो यार उसकी बात। पता था कि ट्रंप के बारे में कह रहा है, बोले मत सुनो उसकी बात। इस तरह से पूरी दुनिया में इनको ह्यूमिलिएट किया। मतलब तुम बनकर के जा रहे थे अलेक्जेंडर, और वहां जाकर के तुमसे कोई पूछ ही नहीं रहा कि तुम हो कौन। ये अभी तक पूरी दुनिया में चारों तरफ माहौल बनाए हुए थे कि हमने यूरोप को धमका दिया, हमने जेलेंस्की को धमका दिया। अचानक पुतिन कहता है कौन हो भैया। अब इस बीच में कौन हो भैया के साथ एक और कांड हो गया, और वो क्या हुआ, इन्होंने इनके साथ फोन पर बात की और कहा कि देखो भाई, एक सीज फायर का हम समझौता करने के लिए मिलवाए थे आप लोगों को, बताओ सीज फायर करें। तो पुतिन ने कहा कि ठीक है, सीज फायर करने के लिए अपन बात करते हैं, लेकिन सुनो बात ऐसी है, पहली चीज, मैं एनर्जी के जो जो स्थान हैं, इनके तेल के कुएं हैं या फिर बिजली के पंप हैं या फिर जहां पे रिएक्टर्स हैं, मैं वहां पर हमला नहीं करूंगा, लेकिन मैं पूरी तरह सीज फायर को तैयार नहीं हूं। मतलब पुतिन ने इतने दबाव के बावजूद भी, दुनिया के सारे हथकंडे पुतिन पे अपनाए जा चुके हैं, पूरा यूरोप और अमेरिका मिलकर के उसके खिलाफ जो कर सकता था सब कर लिया है। अब तो पुतिन को यहां से आगे अच्छे दिन आने हैं, बुरे दिन जो थे वो तो जा चुके हैं। ऐसे में पुतिन ने साफ कहा कि मैं सीज फायर के मूड में तो फिलहाल नहीं हूं, हां एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है ना उनको मैं समझ सकता हूं, मैं देख सकता हूं उसके बारे में। फिर अमेरिका ने बात रखी कि अच्छा एक काम करो यार, वो जो आपके दक्षिण के अंदर जो ब्लैक सी है, उस ब्लैक सी से होते हुए लोगों के बीच में व्यापार तो होने दो। यूक्रेन का व्यापार आपको मालूम हो तो रशिया के दक्षिण में ब्लैक सी है। ब्लैक सी जो कि टर्की से होते हुए, बॉस्फोरस स्ट्रेट से होते हुए, सी ऑफ मरमरा, डार्डेनल्स स्ट्रेट होते हुए मेडिटेरेनियन सी तक रास्ता देता है। तो मेडिटेरेनियन सी के थ्रू जो ब्लैक सी का ट्रेड है, क्योंकि रशिया यूक्रेन बड़ी मात्रा में अन्न पैदा करते हैं, अनाज पैदा करते हैं, और वो इसी ब्लैक सी से होकर के ट्रेड पर जाता है। इन लोगों ने क्या किया था कि रूस के ऊपर सैंक्शन लगाते हुए यह कह दिया था कि रूस के जहाज भी अगर अनाज लेने जा रहे हैं तो लोग मत खरीदना, रशिया का अनाज मत खरीदना। तो भाई इस जब लोगों से इन्होंने रशिया, ये अमेरिका और यूरोप वालों ने रूसी अनाज खरीदने से मना किया, तो रूस ने कहा कि बेटा मैं बिकने तो यूक्रेन का भी नहीं दूंगा। तो ये रास्ते में उनके जहाजों को भी टारगेट बना के उड़ाना शुरू कर दिया था कि जब मेरा नहीं बिकेगा तो बिकेगा तो तुम्हारा भी नहीं, और मेरे पास तो बहुत सारी जगह हैं, मैं यहां से नहीं तो कहीं और से बेच दूंगा, लेकिन यूक्रेन के पास यही किनारा है, मैं यहीं से जाने दूंगा और नहीं जाने दूंगा। मैं आपको मैप में दिखा देता हूं, ये देखो आप। तो ये पूरा एरिया है, इस क्रीमिया पर तो पहले ही कब्जा कर चुका है, 2014 के अराउंड रशिया ने कब्जा कर लिया था। अब यूक्रेन को ये जहाज का एरिया मिलता है चलाने का, सी ऑफ अजोव भी रशिया ने आधा आधा कब्जा कर लिया। अब ये पूरा पूरा ये जो सी का एरिया है ना, इसको रशिया ने अपने कब्जे में ले लिया। इनके पास छूटा ये छोटा सा हिस्सा कि तुम यहां से सामान बेचने निकल जाओ, इस पर ये गोले बरसाए रखता है कि मेरा सामान तुम नहीं बिकने दोगे, मैं तुम्हारा माल नहीं जाने दूंगा। तो अमेरिका ने कहा कि यार सुनो, इधर से जहाज जाने दो, जहाज जाएंगे तो अनाज बिकेगा, इसमें ही कम से कम आगे आ जाओ। पुतिन ने कहा हाँ हाँ ये अच्छा आइडिया है, मैं इस पर विचार कर सकता हूं कि मैं ब्लैक सी पर सीज फायर के बारे में सहमति देता हूं रशिया से। इट हैज कंडीशंस दैट मस्ट बी मेट बिफोर ब्लैक सी सीज फायर। बोले भाई लेकिन अगर आपको यह लग रहा है कि मैं सीज फायर के लिए तैयार हूं, लेकिन इसमें कंडीशन रहेगी, और बोले वो क्या रहेगी, बोले मेरी कुछ कंडीशंस को फुलफिल करो तब जाकर मैं जाऊंगा। बोले भाई क्या कंडीशन है आपकी, तो बोले मेरे ऊपर जो आपने अमेरिका वालों ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं ना, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर सैंक्शंस लगे हैं, जो फूड को सपोर्ट करते हैं, उनको हटाओ।
मेरे को स्विफ्ट से बाहर निकाल रखा है, उसमें वापस लाओ। मेरे जितने भी सैंक्शंस लगे हुए हैं व्यापार पर, उनको हटाओ, तब जाकर के मैं यहां से जाने दूंगा। आप सोचो कि रूस यहां पर मानने की जगह अपनी शर्तें मनवाने में लगा हुआ है कि मेरे सैंक्शंस को हटाओगे तब जाकर मैं ये करूंगा। अब आप करोगे कि ये तो सर आप बढ़ा चढ़ा के बातें बोलते हो। भाई साहब, ये व्हाइट हाउस का ऑफिशियल पेपर है। व्हाइट हाउस की ये जो न्यूज आप देख रहे हैं 25 मार्च की है। इसमें बकायदा लिखा है कि यूएस और रशिया के बीच में क्या बातचीत हुई, और उस बातचीत के जो शब्द हैं मैं यहां पर पढ़ के सुना देता हूं जो यहां पर लिखे हैं। यूएस विल हेल्प रीस्टोर रशियाज एक्सेस टू द वर्ल्ड मार्केट फॉर एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट। मैं आपको याद दिला दूं कि रूस नेचुरल माइंस एंड मिनरल्स के मामले में बहुत रिच है। तेल के मामले में, कोयले के मामले में, हीरे, गोल्ड, इन सब के मामले में, फर्टिलाइजर्स में भी इसका भयंकर एक्सपोर्ट चलता है। अमेरिका वालों ने ब्लैक सी के माध्यम से इसका फर्टिलाइजर खरीदने से लोगों को रोक रखा था। तो भाई इसने सबसे पहले कंडीशन ये रखी कि मेरा फर्टिलाइजर का एक्सपोर्ट और एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट सुचारू होना चाहिए। लोअर मैरीटाइम इंश्योरेंस कॉस्ट, और जो इंश्योरेंस का कॉस्ट है ना, इस जगह से जब कोई जहाज निकलता है डर रहता है कि कोई इसको फोड़ देगा, तो इंश्योरेंस की कीमतें बढ़ गई हैं, तो इंश्योरेंस की कीमतें घटाओ। एंड एनहांस एक्सेस टू पोर्ट एंड पेमेंट सिस्टम फॉर सच ट्रांजैक्शंस। बोले मेरे साथ में अगर ये सब कुछ करने को तैयार हो तो मैं ब्लैक सी से होकर के यूक्रेन के जहाजों को जाने का विचार दे सकता हूं, अन्यथा नहीं। ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया एग्री हुए कि हम लोग प्रेसिडेंट ट्रंप और पुतिन मिलकर के बैन कर देंगे स्ट्राइक को जो एनर्जी फैसिलिटीज पर कर रहा है रशिया यूक्रेन के ऊपर। इस तरह से इन भाई साहब इन लोगों ने अपनी तरफ से बातें रख दी। कुल मिलाकर के यहां से जहाज निकलेगा या नहीं, इसको सुनिश्चित रशिया करेगा, और रशिया करेगा कि हां भाई आप अगर ऐसा करते हो, वो हटा दो, सैंक्शन हटा दो, तो करता हूं। ये हो गई 25 तारीख की बात। सबने सोचा कि हां भाई चलो ट्रंप कुछ तो कराने में कामयाब हुए। अब ट्रंप कुछ कराने में कामयाब हुए, ये छोटी न्यूज है। क्यों छोटी न्यूज है भाई? ये बात 25 तारीख को हुई, अखबार में छपी, 26 के दिन ही इस आदमी ने अपने इरादे फिर से दिखा दिए। रशिया ने ब्लैक सी के ऊपर जो पोर्ट थे यूक्रेन के, उसके ऊपर जाकर के गोले बरसा दिए। मतलब यहां पर 25 को बात हुई है। मतलब आप इसको अखंड बेइज्जती कह सकते हैं ट्रंप की। पहले फोन पर वेट कराना कि हां मैं बात करता हूं, थोड़ी देर में आ रहा हूं, बात नहीं की। फिर बात के बाद में बात हुई कि साहब सीज फायर कर रहे हो क्या? बोले हाँ कर रहे हैं, लेकिन पूरा युद्ध तो नहीं रोकूंगा। हाँ फिर क्या रोकोगे? हाँ मैं इनके एनर्जी के जो स्थान है ना वहां पर गोले नहीं फेंकूंगा। चलो ठीक है। नंबर 2, ब्लैक सी से सामान जाने दूंगा, लेकिन हाँ तुमने अगर मेरे ऊपर सैंक्शन नहीं हटाए तो नहीं होगा। 25 को टाई अप हुआ है, 26 को ही इसने फिर गोला फोड़ दिया है। ये याद दिलाने के लिए कि ये मत भूल जाना कि आज दूसरा दिन है। कल कहा था तो कल की कल खुल जाना चाहिए था भाई। 26 के दिन भाई साहब ने फिर गोले फोड़ दिए। इससे लोगों के मन में ना, यूरोप वालों के मन में ट्रंप की इज्जत हो गई कम कि यार ये आदमी अभी तक बना हुआ चाचा घूम रहा था कि मैं तुम्हारे बीच में समझौता कराऊंगा, वो मान ही नहीं रहा है। पुतिन ने बकायदा, आज की आप सुबह की खबर देख रहे हैं, बकायदा रशिया की एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के लॉन्च सेरेमनी में भाग लिया है कि लाओ भाई क्या चल रहा है जरा बताओ। कुल मिलाकर के अमेरिका को पुतिन का साफ मैसेज है कि नहीं मैं डरता नहीं हूं, और तुमने जितना सख्ती दिखानी थी दिखा ली, अब तो दिन अच्छे आ रहे हैं। ऐसे में तुम्हारी सख्ती असर डालेगी नहीं, जरूरत तुम्हें मेरी है, मुझे तुम्हारी नहीं है, मैं तो सरवाइव इस कंडीशन में भी कर गया। ऐसे में ये ईयू का कहना है कि नो सैंक्शन रिलीफ फॉर रशिया अंटिल फुल मिलिट्री विड्रॉल फ्रॉम यूक्रेन। ईयू अमेरिका से कह रहा है कि सर देखो इसके ऊपर से कोई सैंक्शन मत हटा लेना, आप समझौता करने जाते हो ये गोला फेंक देता है। आप जब तक सैंक्शन मत हटाना, जब तक इसकी सेना बाहर ना निकल जाए, जो यूक्रेन की मांग है लंबे समय से कि भाई जो रशिया वाले हैं वो यूक्रेन से बाहर निकलें, तब जाकर के मेरा युद्ध समाप्त माना जाएगा। यही बात ईयू वाले भी दोहरा रहे हैं। पुतिन इस बात के अंदर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते। अब ईयू के अंदर एक न्यूज चलना शुरू होती है, और वो क्या है कि रशिया 2030 तक यूरोप पर अटैक कर देगा। ऐसा पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर ने अनाउंस भी कर दिया है, क्योंकि यूक्रेन से अगला नंबर पोलैंड का है। ऑलरेडी 3 साल तो युद्ध को यूक्रेन को देखते हो गए, अगले 5 साल के अंदर पोलैंड पर अटैक हो जाएगा। ये पोलैंड वालों को भी पता है, और इसी कारण से मैंने कुछ दिन पहले एक सेशन किया था
कि नाटो का सब्स्टिट्यूट तैयार कर रहे हैं ये लोग कि नाटो से अमेरिका अगर निकले तो ईयू कैसे 5 से 10 साल के भीतर अपने आप को इतना पावरफुल बनाए कि रशिया को रोक पाए। ऐसे में रशिया के डर को ये लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन नाटो चीफ इनको आश्वस्त कर रहे हैं कि डरो मत पोलैंड वालों, अगर कुछ हुआ तो हम रशिया पर बहुत जवाबी जबरदस्त कार्रवाई करेंगे। बोले साथ रहोगे तो करोगे ना यार, तुम्हारा तो साथ रहना ही डाउटफुल है। तो कुल मिलाकर यूरोपियंस के पास खुद को भविष्य में युद्ध से बचाए रखने के अलावा और कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। यूक्रेन की तरफ से तो केवल यही न्यूज़ है कि पुतिन मर जाएंगे तो ही शांति आएगी। अभी के लिए इतना ही। बाकी जानकारी आपको पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य छोड़ें। बाकी जीएस फाउंडेशन के बैच हमारे अपनी पाठशाला पर उपलब्ध हैं, जहां हिस्ट्री अगले हफ्ते से शुरू होने जा रही है। अगर आप चाहें तो अपने बैच में अभी एनरोल कर लें और हमारे चारों सब्जेक्ट्स को बेहतरीन तरीके से एक्सेस करें। साथ ही साथ में हमारे नोट्स भी उपलब्ध हैं। और हाँ, यदि आप म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट रखते हैं तो म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में तो बातें बाजार की पर हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना।